वेलकम बैक टू एग्जाम्पलर सीएच। गुड इवनिंग, नमस्कार सभी लोगों को। जैसा कि मैंने बोला था कि आज संडे है और आज बारी है प्रैक्टिस पेपर। फ्रेंड्स, आपके समक्ष आज इंग्लिश टीजीटी प्रैक्टिस पेपर 15 है, वो लाइनर। आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा, आपको हाईलाइट बता देते हैं। लगभग 21 क्वेश्चन विलियम शेक्सपियर से, 20 के आसपास है जॉन मिल्टन, 20 के आसपास है विलियम वर्ड्सवर्थ और लगभग 18-19 क्वेश्चंस हैं जॉन गाल्सवर्दी से। उसके बाद फिर आपका कुछ वोकैब्स मैंने डाला है, उसके बाद फिर इंग्लिश हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और आफ्टर दैट लिटरेरी टर्म्स, फिर ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस हैं। टोटल 125 क्वेश्चंस हैं। अंत तक देखिएगा। शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज डिपिक्ट्स मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ को डिपिक्ट करता है, दिखाता है, चित्रित करता है। वो प्ले है फ्रेंड्स विलियम शेक्सपियर का द मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसर। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, यह एक कॉमेडी है। ठीक है, यह एक कॉमेडी है, 5 एक्ट्स में है। लिखा गया था 1597 से लेकर के लगभग 1601 के बीच में लिखा गया है। और 1602 में, आपको बता दें 1602 में यह पब्लिश हुआ है इन क्वार्टो एडिशन। क्वार्टो एडिशन में 1602 में पब्लिश होता है फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम तो आपको पता ही है, पेरिकल्स जो आया था फर्स्ट फोलियो, कब 1623 में फर्स्ट फोलियो, उसमें लगभग पेरिकल्स को छोड़ करके सारे ड्रामा पब्लिश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। A Midsummer Night's Dream portrays the events surrounding the marriage of Theseus, the Duke of Athens। बात कर रहा है कि A Midsummer Night's Dream क्या पोर्ट्रेज करता है, तो कह रहा है कि एक इवेंट सराउंडिंग द मैरिज ऑफ थीसियस, यानी जो थीसियस की शादी को वो स्पेशली पोर्ट्रेज करता है। और थीसियस कौन है? द ड्यूक ऑफ एथेंस। तो शादी सिर्फ थीसियस की हो नहीं रही है। थीसियस की शादी अगर किससे हो रही है तो आपको बता दें उसकी शादी हिपोलिटा एक कैरेक्टर है उसके साथ होती है। और आपको बता दें मिडसमर नाइट्स ड्रीम भी एक कॉमेडी है। ठीक है, कॉमेडी है और लिखा गया था 1595 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, थेसियस और हिपोलिटा के शादी पर बेस्ड है अ मिडसमर नाइट्स ड्रीम। द फाउंडर ऑफ द रोमांटिक कॉमेडी। फ्रेंड्स, फाउंडर की बात बोला है, संस्थापक की बात बोला है, किसका? रोमांटिक कॉमेडी। तो रोमांटिक कॉमेडी के जो संस्थापक हैं फ्रेंड्स वो है रॉबर्ट ग्रीन। और रॉबर्ट ग्रीन कौन है? तो यूनिवर्सिटी विट्स में से एक है। और आपको बता दें रॉबर्ट ग्रीन विलियम शेक्सपियर पर गजब का कमेंट उन्होंने किया है, आलोचना किया है, आपको पता है। अब स्टार्ट करो कह करके बहुत सारा चीज़ें, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। रॉबर्ट ग्रीन जो है फाउंडर है रोमांटिक कॉमेडी के। आगे कह रहे हैं कि विलियम शेक्सपियर हैज़ द सब्रिक्वेट। सब्रिक्वेट का मतलब भी कभी कभी पूछ सकता है। एक क्वेश्चन और यहाँ से क्रिएट हो जाता है फ्रेंड्स कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सब्रिक्वेट। सब्रिक्वेट का मतलब होता है निक नेम। क्या होता है? निक नेम। तो शेक्सपियर का निक नेम पूछ रहा है, तो आपको बताया था बार्ड ऑफ एवन भी बोलते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। स्वान ऑफ एवन भी बोलते हैं और द बार्ड भी बोलते हैं। बार्ड का मतलब कवि, और यहाँ एवन जो है नदी का नाम है, ध्यान रखिएगा। बार्ड ऑफ एवन, स्वान ऑफ एवन, द बार्ड। क्लियर? मैकबेथ इज रैपिड, हैमलेट इज स्लोएस्ट। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। मैकबेथ इज रैपिड, हैमलेट इज स्लोएस्ट। कमेंट वाज सेड बाई एस.टी. कॉलरिज। एस.टी. कॉलरिज के द्वारा यह कमेंट किया गया है कि मैकबेथ इज रैपिड, मतलब मैकबेथ जो है बहुत ही तेज़ी से आगे बढ़ता है, जबकि हैमलेट इज स्लोएस्ट, सबसे धीमा है। ठीक है, एस.टी. कॉलरिज के द्वारा कमेंट किया गया है। एस.टी. कॉलरिज के बारे में आपको बता दें फ्रेंड्स, तो ये फ्रेंड्स रहे हैं किसके? विलियम वर्ड्सवर्थ के, और लेक पोएट्स में से एक हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 है कि अ मैन किल्ड विथ काइंडनेस। पेट्रिसियो है फ्रेंड्स, एक कैरेक्टर है पेट्रिसियो, उसका स्टेटमेंट है ए वोमेन किल्ड विथ काइंडनेस। ये लाइन है द टेमिंग ऑफ श्रियो से। इंपॉर्टेंट है, आज का क्वेश्चन पूरा देखिएगा, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर आया हूँ। और आपको बता दें टेमिंग ऑफ श्रियो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया एक कॉमेडी है। ठीक, कॉमेडी है और लिखा गया था, स्टार्टिंग प्ले है 1590 से लेकर के 92 के बीच में लिखा गया है द टेमिंग ऑफ श्रियो।
ठीक है। उसमें पेट्रिसियो का स्टेटमेंट है वुमेन किल्ड विथ काइंडनेस। बढ़ते हैं आगे। आई एडमायर बेन जॉनसन एंड लव शेक्सपियर। किसने बोला है कि मैं बेन जॉनसन को प्रशंसा करता हूँ जबकि शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ। जॉन ड्राइडन ने बोला है फ्रेंड्स, ठीक है। ड्राइडन ने बोला है कि मैं जॉनसन को क्या करता हूँ, प्रशंसा करता हूँ जबकि शेक्सपियर से प्रेम करता हूँ, ड्राइडन ने बोला है। कंप्रिहेंसिव सोल किसने बोला है विलियम शेक्सपियर को, और ड्राइडन साहब ही हैं। ड्राइडन साहब ने शेक्सपियर को कंप्रिहेंसिव सोल बोला है। आगे कह रहा है कि ओपन फ्री नेचर, शेक्सपियर को ही बोला गया है ओपन फ्री नेचर। किसने बोला है, बेन जॉनसन ने बोला है, ठीक है। बेन जॉनसन ने बोला है ओपन फ्री नेचर। द शॉर्टेस्ट प्ले बाय शेक्सपियर इज, चलिए शॉर्टेस्ट मतलब सबसे छोटा जो प्ले है शेक्सपियर का वो है फ्रेंड्स द कॉमेडी ऑफ एरर्स। द कॉमेडी ऑफ एरर्स, इससे लिखा गया था 1594 में। कितने लाइन है अप्रॉक्स, तो की बात करते हैं फ्रेंड्स, अप्रॉक्सीमेटली करीबन कॉमेडी ऑफ एरर्स में 1770 लाइन्स है, यानी 1770 लाइन्स है लगभग, ठीक। और यह क्या है, एक शॉर्टेस्ट प्ले है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। द लॉन्गेस्ट प्ले की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। लॉन्गेस्ट प्ले है हैमलेट, और इसमें अप्रॉक्सीमेटली 4042 लाइन्स हैं, लगभग 4042 लाइन्स इसमें शामिल है फ्रेंड्स। 29,000 से अधिक शब्दों का यूज किया गया है हैमलेट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। आर्टिस्टिक फेलर माना गया टी.एस. एलियट के द्वारा हैमलेट को। शेक्सपियर्स स्टेटफोर्ड हाउस वाज कॉल्ड, तो शेक्सपियर का जो स्टेटफोर्ड में हाउस था ना, उस हाउस को न्यू प्लेस के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यू प्लेस। अभी हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब पे के कम्युनिटी बॉक्स में इस क्वेश्चन को रखा था, तो मुझसे एक मिस्टेक हुआ था, न्यू पैलेस मैंने लिखा था, न्यू प्लेस है। डन, आगे बढ़ते हैं। द नेम ऑफ एंटोनी स्वॉर्ड, एंटोनी के स्वॉर्ड का क्या नाम था, स्वॉर्ड में तलवार होता है, उसके स्वॉर्ड का क्या नाम था, तो फिलिप्पी था, ठीक है। और आपको बता दें एंटोनी कौन है, तो इसे हम बोलते हैं मार्क एंटोनी। आप इस कैरेक्टर को ध्यान रखिए, जो ट्रिमोर्स की बात हम करते हैं, त्रिमूर्ति जो है ना, ऑक्टेवियस सीजर एंड मार्क एंटोनी और लेपिडियस। फ्रेंड्स आपको बता दें कि मार्क एंटोनी दो में है, एक तो जूलियस सीजर में भी है, और आप एंटोनियन क्लियोपात्रा में भी चले जाइए। तो कैरेक्टर की बात करते हैं, एंटोनियन क्लियोपात्रा में जो तलवार रखता है मार्क एंटोनी अपने पास, उसका नाम फिलिप्पी है। और एंटोनियन क्लियोपात्रा की बात करते हैं तो 1607 के आसपास में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, ठीक। बढ़े आगे, चलिए। द ग्लोब थिएटर वॉज बिल्ट इन, ग्लोब थिएटर एलिजाबेथन थिएटर का एक बेहतरीन थिएटर है ग्लोब थिएटर। 1599 में इसका निर्माण होता है, और आपको पता होगा 1613 में हेनरी 8 के दौरान क्या हुआ था, जल करके खाक हो गया था। आगे बढ़ते हैं। द प्ले इन विच द हीरो एंड द हीरोइन डाई टुगेदर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा एक ऐसा प्ले है जिसमें हीरो और हीरोइन दोनों एक साथ मरते हैं, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर रहे हैं, तो वह है रोमियो एंड जूलियट। रोमियो एंड जूलियट लिखा गया था 1597 में, रोमियो एंड जूलियट दोनों एक साथ मर जाते हैं। द एथर ऑफ द क्रिटिकल वर्क, तो देख लेते हैं क्रिटिकल वर्क क्या है। शेक्सपियर सॉनेट्स रिकॉन्सिडर्ड, ध्यान रखिएगा, शेक्सपियर्स सॉनेट्स रिकॉन्सिडर्ड सैमुअल बटलर का यह क्रिटिकल वर्क है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 16 की हम बात कर रहे हैं। शेक्सपियर सॉनेट्स रिकॉन्सिडर्ड जो है सैमुअल बटलर का एक क्रिटिकल वर्क है, स्टार लगा सकते हैं आप। आगे बढ़ते हैं। तो एथर अ प्रीफेस टू शेक्सपियर, अब प्रीफेस टू शेक्सपियर की बात करते हैं, अभी क्रिटिकल वर्क है, किसका है, तो सैमुअल जॉनसन का, वो सैमुअल बटलर का था, ये सैमुअल जॉनसन है साहब, ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक। तो सैमुअल जॉनसन प्रीफेस टू शेक्सपियर ने लिखा है, लगभग से आया था 1765 में, 1765 के आसपास में आया था। द क्रिटिकल बुक कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्ले रिटेन बाय हैजलिट, हैजलिट के द्वारा कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज एक क्रिटिकल बुक लिखा गया है, यह भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और फ्रेंड्स ये आया था 1817 में,
17 में आया था फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 19 है ए हार्स माई किंगडम इज फॉर ए हार्स इज द लाइन ऑफ किंग रिचार्ड थर्ड। फिर से सुन लीजिए, ए हार्स माई किंगडम इज फॉर ए हार्स। एक घोड़ा मेरा राज्य एक घोड़े के लिए है, ठीक है। ये किंग रिचार्ड थर्ड की हम बात कर रहे हैं, और किंग रिचार्ड थर्ड की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यह लिखा गया था 1592-93 में। और आपको बता दें ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया सेकेंड लॉन्गेस्ट प्ले है। फर्स्ट हैमलेट और सेकेंड किंग रिचार्ड थर्ड। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, सभी चमकने वाली वस्तुएं सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये लाइन लिया गया है द मर्चेंट ऑफ वेनिस से। और द मर्चेंट ऑफ वेनिस की अगर बात करते हैं तो 1596 से लेकर के 98 के बीच में लिखा गया है मर्चेंट। बसेनियो साइलॉक एंटोनियो पोर्सिया की कहानी है, आप देखे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वो शेक्सपियर इन्वेंटेड, कितने 100 शब्दों का इन्होंने आविष्कार किया है, खोज किया है, इन्वेंट किया है? 1700 शब्दों का अप्रॉक्सीमेटली है, 1700 शब्दों का इन्होंने इन्वेंट किया है शेक्सपियर, अराउंड लगभग 1700 शब्दों का, ठीक है। हु डिस्क्राइब्स मिल्टन, अब 21 क्वेश्चन तक फ्रेंड्स आपको ये विलियम शेक्सपियर का था, थोड़ा मैं स्पेस छोड़ा हूँ। अब आगे चलते हैं जॉन मिल्टन के बारे में। हु डिस्क्राइब मिल्टन एज एक्रीमोनियस एंड श्योरली रिपब्लिकन। सैमुअल जॉनसन ने मिल्टन के बारे में यह कहते हुए बोला है, एक्रीमोनियस का मतलब उग्र होता है या चिड़चिड़ा होता है, जिसके अंदर बहुत ही चिड़चिड़ापन हो, उसे एक्रोमोनियस बोला जाता है। एंड निश्चित रूप से रिपब्लिकन है। कौन? मिल्टन। किसने बोला है? सैमुअल जॉनसन ने बोला है। 23 की बात करते हैं। मिल्टन्स क्लोज ड्रामा, क्लोज नहीं है, क्लोजेट है, क्लोजेट ड्रामा टू बी रीड। सैमसन, देखिए क्या बात है, गलत हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक, सैमसंग नहीं है, सैमसन है। सैमसन एगेनिस्ट इज बेस्ड ऑन अ स्टोरी व्हाट बुक ऑफ द बाइबल। तो बाइबल के किस बुक से यह कहानी बेस्ड लिखा गया है? सैमसन एगेनिस्ट जो है फ्रेंड्स वो जजेस से लिया गया है, यानी जो बाइबल में बुक है ना जजेस, वहाँ से बेस्ड है ये कहानी सैमसन एगेनिस्ट, ठीक है। 1671 में आया था मिल्टन के द्वारा, ठीक। बढ़ते हैं आगे। जॉन मिल्टन्स पोयम बिगिंस, अब कौन सा पोयम है जो बिगिन होता है? कैपिटल होगा। दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न, दिस इज द मंथ एंड दिस द हैप्पी मॉर्न। फ्रेंड्स लिखा गया है ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। तो 25 दिसंबर 1629 में यह लिखा गया है, जब मिल्टन मात्र 21 ईयर्स के थे। कितने? अब आप ध्यान लगा लीजिए, 1608 में पैदा हुए हैं, तो कह रहा है कि 1625 दिसंबर 1629 में लिखा गया था, मात्र 21 साल के थे। लेकिन कभी कभी यह पूछ लेता है कि ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी का जेनरा कौन सा है? तो आपको बता दें फ्रेंड्स, यह एक ओड है। क्या है? एक ओड है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन। इसमें कभी कंफ्यूज मत होइएगा। आपको बता दें द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन दो लोगों ने लिखा है, एक तो एंड्रयू नॉर्मन विल्सन ने लिखा है और दूसरे सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि ऑप्शन में कौन है उसी को सेलेक्ट करना है। द लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन एंड्रयू नॉर्मन विल्सन ने भी लिखा है और सैमुअल जॉनसन ने भी लिखा है, ध्यान रखिएगा, जॉनसन ने भी लिखा है। हु वॉज द ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ द एज ऑफ मिल्टन। तो मिल्टन के एज में सबसे महान प्रोज राइटर कौन था? तो वह थे फ्रांसिस बेकन, जिसे हम एपोरिस्टिक स्टाइल के लिए जाने जाते हैं ये। और इनका जन्म की अगर बात करते हैं तो 1561 में पैदा हुए थे और 1626 में इनका डेथ हो जाता है फ्रांसिस बेकन का, ठीक। आप स्टडीज, आप डिस्कोर्स, आप ट्रूथ पढ़े होंगे, ठीक है, फ्रांसिस बेकन। हु मेड द राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट। चलिए इसको भी देख लेते हैं। राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट, राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लास्ट ड्राइडेन साहब ने बनाया है, लिखा है।
क्या, राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिल्टन वाज एन ऑफिशियल सर्वेंट एट द कोर्ट ऑफ ओलिवर क्रॉमवेल। कह रहा है फ्रेंड्स ऑफिशियल सर्वेंट बने थे 1649 में। ठीक, 1649 में ये ऑफिशियल सर्वेंट क्या बने थे आपको बता दें, सेक्रेटरी, लैटिन सेक्रेटरी बने थे ओलिवर क्रॉमवेल के दौरान 1649 में, कॉमनवेल्थ पीरियड के दौरान। हाउ मेनी इंग्लिश सॉनेट्स इन ऑल वे रिटेन बाय मिल्टन। तो आपको बता दें लैटिन सॉनेट खूब लिखे हैं, लेकिन उसमें से जो 18 सॉनेट है ना वो इंग्लिश सॉनेट्स हैं। कितने, 18 इंग्लिश सॉनेट्स हैं मिल्टन के द्वारा लिखा गया। मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज डिवाइडेड इनटू द सेम नंबर ऑफ बुक एज। तो जितना बुक डिवाइन कॉमेडी का है उतना ही पैराडाइज लॉस्ट का है। अब डिवाइन कॉमेडी में कितने हैं, तो 12 बुक्स हैं। अच्छा, किसके द्वारा लिखा गया है, तो दांते एलिगरी के द्वारा लिखा गया है डिवाइन कॉमेडी, ध्यान रखिएगा। डिवाइन कॉमेडी दांते एलिगरी के द्वारा लिखा गया है, 12 बुक्स हैं, और पैराडाइज लॉस्ट में भी 12 बुक्स हैं। ठीक, एक चीज़ पैराडाइज लॉस्ट की बात करते हैं तो 1667 में 10 बुक्स ही था, लेकिन 1674 में जब सेकेंड एडिशन आता है तो उसमें 12 बुक्स हो जाता है। फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मिटी। अब देखिए फेम से ही लेसिडस पता चल जाता है। फेम इज़ द लास्ट इन्फॉर्मिटी ऑफ द नोबल माइंड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है लेसिडस का। कहाँ है, कहाँ से आया है लाइन, तो लेसिडस से आया है। 1637 हार्टन पीरियड का वर्क है। एडवर्ड किंग के डेथ पर, उनके जो फ्रेंड थे एडवर्ड किंग, उनके डेथ पर लिखा गया एलजी है। और इन्होंने पोइट्री का जो व्यू दिया था ना वो लेसिडस में ही दिया है, 1637 में आया है। और एडवर्ड किंग के साथ हुआ क्या था फ्रेंड्स, तो वो उनको स्पेशली एडवर्ड किंग को डूबने से उनकी मौत हुई थी। पूछता है कभी कभी कि एडवर्ड किंग के साथ आखिर हुआ क्या था, तो वो डूब करके मरे थे और उन पर एलजी लिखा है मिल्टन साहब ने लेसिडस नाम से। ठीक है, इन 1643 मिल्टन्स मैरिड मैरी पावेल। 1643 में मैरी पावेल से मिल्टन ने शादी किया। पहली पत्नी है मैरी पावेल। इन 1649 ही रोट द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मजिस्ट्रेट। यही वर्क है फ्रेंड्स जो 1649 में लिखे थे, किसके सपोर्ट में, टू सपोर्ट मर्डर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। किंग चार्ल्स फर्स्ट के मर्डर के सपोर्ट में इन्होंने इस वर्क को लिखा था, और ओलिवर क्रॉमवेल ने इसी वर्क की वजह से उन्हें 1649 में लैटिन सेक्रेटरी पद पर रख लिया था। इन 1656 मिल्टन मैरिड कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक के साथ उन्होंने शादी किया था 1656 में। ये इनकी सेकेंड पत्नी है। ठीक है, सेकेंड है। इन 1663 मिल्टन मैरिड एलिजाबेथ मिंसूल, और एलिजाबेथ मिंसूल से उन्होंने शादी कर लिया। तीसरी शादी है 1663 में एलिजाबेथ मिंसूल से। ठीक, मिल्टन सोल्ड कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। अब पैराडाइज लॉस्ट का जो कॉपीराइट है फ्रेंड्स उसने कितने में बेचा था सैमुअल साइमन को, 5 पाउंड में। जो कॉपी था पैराडाइज लॉस्ट का सैमुअल साइमन को बेचा था कितने पाउंड में, 5 पाउंड में बेचा था। इसको भी ध्यान में रखिएगा। मुल्सीबर की बात कर लेते हैं। इज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ पांडेमोनियम। तो पांडेमोनियम जो हेल्ड की कैपिटल है, राजधानी है, उसका आर्किटेक्ट यानी जो बनाया कौन है, वो है मुल्सीबर, मेन आर्किटेक्ट है। माइकल लीड्स एडम एंड ईव। ये जो माइकल है वह एक क्या है, एंजल कह सकते हैं। वह क्या करता है, एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर निकालता है। स्वर्ग से बाहर लेकर कौन जाता है, वो है माइकल। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिल्टन वाज इन्फ्लुएंस बाय वर्जिल एंड होमर। तो वर्जिल और जो होमर दार्शनिक थे लोग, ये भी लोग कवि ही हैं, इनसे बहुत ही प्रभावित हुए हैं मिल्टन साहब। यूरेनिया, ये देखिएगा, यूरेनिया को इधर कर देते हैं। यूरेनिया इज हेवनली म्यूज ऑफ मिल्टन। यूरेनिया कौन है, हेवनली म्यूज है मिल्टन का। और आज का जो मिल्टन पर बेस्ड क्वेश्चन है वो 41 नंबर का। मोलोच इज बिस्मियर्ड विथ ह्यूमन ब्लड। कह रहे हैं बिस्मियर्ड का मतलब होता है पोतना, गंदा करना या लेप लगाना।
मोलोच जो है फ्रेंड्स ह्यूमन ब्लड के साथ वो क्या करता है, पुताई करता है या गंदा करता है, लेप लगाता है, समझ रहे हैं ना, ह्यूमन ब्लड के साथ। तो बिस्मियर्ड तो कौन है, तो मोलोच है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। कह रहा है कि विलियम वर्ड्सवर्थ मदर डाइड इन 1778। कितने वर्ष के थे उस समय, 8 वर्ष के थे। कौन, विलियम वर्ड्सवर्थ, जब उनकी माता जी का देहांत हुआ 1778 में। 1770 में पैदा होते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। ही हैड एन अफेयर विथ एनेट वेलन। अब एनेट वेलन कौन है, अ फ्रेंच गर्ल, एंड आल्सो हैड ए डॉटर कैरोलिन फ्रॉम हर। यानी उस लड़की जो फ्रेंच गर्ल होती है एनेट वेलन, ये उसके प्रेम में पड़ जाते हैं, उनसे अफेयर रहता है और उनसे एक बेटी भी पैदा होती है जिसका नाम कैरोलिन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये लगभग घटना 1793 के आसपास में है, जब यह डोरोथी के साथ गए थे फ्रांस। ठीक, एक बार 1802 में भी जाते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिंसन इन 1802। इनकी जो पत्नी थी मैरी हचिंसन से उनकी शादी कब होती है, 1802 में। द पोयम लंदन 1802 एड्रेस टू मिल्टन। अब लंदन 1802 है जो फ्रेंड्स विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया पोयम है, और किसको एड्रेस किया गया है, मिल्टन साहब को संबोधित किया गया है। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज वाज रिटेन अबाउट लंदन। अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज जो है फ्रेंड्स किसके बारे में है, लंदन के बारे में है। व्हेन ही वाज गोइंग टू फ्रांस विथ डोरोथी, और जब वो फ्रांस जा रहे थे डोरोथी वर्ड्सवर्थ के साथ, लंदन के बारे में उन्होंने एक पोयम लिखा है जिसे हम अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज के नाम से जानते हैं। वर्ड्सवर्थ बिकम पोएट लॉरेट इन 1843। तो आपको बता दें पोएट लॉरेट के रूप में 1843 में चूज किए गए थे, बनाए गए थे। एक चीज़, ये तो सिंपल क्वेश्चन है लेकिन मैंने क्यों डाला है, तो उस समय पीएम जो थे रॉबर्ट पील थे। ठीक है, रॉबर्ट पील थे और उन्हीं के कहने पर ये 1843 में पोएट लॉरेट के पद पर आसीन होते हैं। कौन, वर्ड्सवर्थ। कब तक, 1850 तक। 1843 से पहले कौन थे, रॉबर्ट साउदे थे। 1843 में रॉबर्ट साउदे का डेथ हो जाता है, 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ का डेथ हो जाता है, तब टेनिसन बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। एन अल्टरनेटिव टाइटल रूथ, वही रूथ है जो मनमानेपन लड़की है, अमेरिका के लड़के से प्यार हो जाता है और फिर उसे वह छोड़ करके चला जाता है और फिर एक नदी के किनारे, टोन नदी के किनारे जा करके बैठ जाती है। तो कहता है कि वही प्रभाव नहीं पड़ा है नेचर का उस लड़के के ऊपर। तो रूथ जो है पोयम है, उसका जो सब अल्टरनेटिव टाइटल है फ्रेंड्स, इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर है। इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ, इंपॉर्टेंट लाइन है, फाउंटेन से। वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ इज लाइन ऑफ द फाउंटेन। यह फाउंटेन फ्रेंड्स लिखा गया है किसके द्वारा, विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। जबकि एक और फाउंटेन पोयम है वह जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा लिखा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक और पोयम है द फाउंटेन, जेम्स रसेल लॉवेल के द्वारा, और यह भी फाउंटेन है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा, जिसमें एक लाइन है वी आर प्रेस्ड बाई हैवी लॉ। दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। इसमें आपको बताते हैं लाइन द वर्ड इज टू मच विथ अस से लिया गया है, लेकिन इसमें अक्सर पूछता है क्या, फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच इस लाइन में ध्यान रखिएगा पर्सोनिफिकेशन है, पर्सोनिफिकेशन। तो दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून इज लाइन फ्रॉम द पोएम द वर्ड इज टू मच विथ अस, 1807 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा। द वर्ड इज टू मच विथ अस डिस्कार्डेड मटीरियलिज्म, मटीरियलिज्म को डिस्कार्डेड करता है, यह भी ध्यान रखिएगा। द ओनली लव सोनेट ऑफ वर्ड्सवर्थ। वैसे 523 सोनेट इन्होंने लिखा है वर्ड्सवर्थ साहब ने। 523 में एक ही सोनेट है जिसे हम लव सोनेट के नाम से जानते हैं, वो है क्या, व्हाई आर दाउ साइलेंट। इंपॉर्टेंट है ना, व्हाई आर दाउ साइलेंट। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, वर्ड्सवर्थ हैज नॉट ओनली साइट बट इनसाइट। किसने बोला है, डब्ल्यू.जी. लॉन्ग ने बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में कि उन्होंने कहा कि सिर्फ साइट ही नहीं है, दृश्य नहीं है, बल्कि अंतर्दृष्टि भी है उनके अंदर। साइट ही नहीं है, इनसाइट भी है उनके अंदर। चलिए आगे बढ़े। अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स हॉग, ये भी ध्यान रखिएगा, अपॉन द डेथ ऑफ जेम्स
हॉग इज अ पोयम बाई वर्ड्सवर्थ। मोस्ट ऑफ लूसी पोएम्स आर रिटेन इन जर्मनी। लूसी पोएम्स जितने हैं ना, 5 लूसी पोएम्स हैं। लूसी पोएम्स बेसिकली जर्मनी में लिखे गए हैं इन द एक्सेप्शनली कोल्ड विंटर, और बहुत ही ठंडे मौसम में, जो 1798-99 के बीच में ना, जब एक्सेप्शनली कोल्ड विंटर था, उस समय जर्मनी में लिखे गए हैं लूसी पोएम्स। चलिए देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सी ड्वेल्ट एमंग द अनट्रोडन वेज, इसको ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंज फीट्स अ पैसन हैव आई नन, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, एंड 3 years सी ग्रीव इन सन एंड शावर। ये 4 जो है ना, पब्लिश इन लिरिकल बैलेट्स ऑफ 1800। जब 1800 में प्रीफेस शामिल हुआ था, उस दौरान लूसी पोएम्स के ये 4 पोएम्स पब्लिश होते हैं लिरिकल बैलेट्स में। एक चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ बता रहा हूँ 56 के अंतर्गत, द फिफ्थ लूसी पोएम आई ट्रेवल्ड एमंग अननोन मैन, यह टाइटल है, वाज पब्लिश इन 1807। और जो 5वां पोएम है फ्रेंड्स लूसी पोएम्स का, वो कह रहा है कि 1807 में पब्लिश होता है, और जबकि 4 स्टार्टिंग के पोएम किस में पब्लिश होते हैं? लिरिकल बैलेट के सेकेंड एडिशन प्रीफेस के साथ 1800 में। इट वाज सेंट इन अ लेटर इन 1801 टू मैरी हचिंसन, और कह रहा है कि वर्ड्सवर्थ के द्वारा यह लेटर में 1801 में मैरी हचिंसन के पास भेजा गया था। आई ट्रेवल्ड एमॉन्ग अननोन मैन, ये 5वां लूसी पोएम से, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। सरप्राइज्ड बाई जॉय, लाइन ध्यान रखिएगा। सरप्राइज बाई जॉय इम्पेशेंट एज द विंड, यह भी एक सोनेट है। इसको लाने का एक ही मकसद है कि उनकी एक बेटी थी कैथरीन, उसके डेथ पर इससे इनको सजेशन मिला लिखने के लिए। सरप्राइज बाई जॉय इम्पेशेंट एज द विंड इज अ सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ, 1815 में पब्लिश होता है। इट इज सजेस्टेड बाई द डेथ ऑफ हिज डॉटर कैथरीन, इसके लिए मैंने शामिल किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। द 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ, तो ये भी एक ध्यान रखिएगा। 2 अप्रैल मॉर्निंग्स इज अ पोएम बाई वर्ड्सवर्थ। हमने वन लाइनर पढ़ाया है वर्ड्सवर्थ पर फ्रेंड्स, जरूर वीडियो देखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द प्रिल्यूड बिगिंस अ सेंसेशन, जब प्रिल्यूड शुरू हुआ ना, तो सेंसेशन, सनसनीखेज बनकर के शुरू हुआ। एंड्स इन थॉट, और जब अंत हुआ इसका तो विचारों में था यह। तो प्रिल्यूड वही है फ्रेंड्स, 1799 से शुरू हुआ, 1805 में लिखा गया, और फाइनली 1850 में पब्लिश होता है द प्रिल्यूड। पोएम टू कॉलरिज के नाम से पहले था। ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस हैं इसमें, तो ऑटोबायोग्राफी, स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी भी माना जाता है प्रिल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ का। चलें बढ़ते हैं आगे। टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट लॉरेट इन 1850, तो कह रहा है कि ये गड़बड़ हो जाता है कभी कभी कि हम सक्सीडेड पूछा है वर्ड्सवर्थ, टेनिसन सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट लॉरेट इन 1850। तो 1850 में टेनिसन ने वर्ड्सवर्थ के बाद पोएट लॉरेट बने, और 1843 में कौन बनता है? वर्ड्सवर्थ। अगर साउदे की बात करते हैं तो 1813 से लेकर के 1843 तक थे। कौन? रॉबर्ट साउदे। किस पद पर? तो पोएट लॉरेट के रूप में। आगे बढ़ते हैं। द स्पैरोज नेस्ट कंपोज्ड बाय वर्ड्सवर्थ। अब इस पोएम को लाने का एक और मकसद है। द स्पैरोज नेस्ट है फ्रेंड्स ना, यह एक ऐसा पोएम है जिसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन शामिल है, इसीलिए इसको लेकर आया हूँ। सी गिव्स मी आईज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स। फ्रेंड्स, यह डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए लाइन आता है, और द स्पैरो नेस्ट जो पोएम है ना, वो स्पेशली डेडिकेट ही किया गया है डोरोथी वर्ड्सवर्थ को बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, स्पैरो नेस्ट में। ठीक है, तो ये लाइन है ना, स्पैरो नेस्ट से ही है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ हो जाते हैं खत्म विलियम वर्ड्सवर्थ। आगे बढ़ते हैं, अब जॉन गाल्सवर्दी के बारे में देखते हैं। गाल्सवर्दी मेट कॉनरैड इन 1893। कॉनरैड कौन है? कभी न खत्म होने वाला फ्रेंडशिप था इन दोनों का। किसका? गाल्सवर्दी और कॉनरैड का। 1893 में मिलते हैं। कौन? गाल्सवर्दी कॉनरैड से। कभी न समाप्त होने वाला दोस्ती था इनके अंदर, इन दोनों के बीच।
बर्न इट एंड यू विल बी ओब्लाइज, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लाइन है, बर्न इट एंड यू विल बी ओब्लाइज में। फ्रॉम द फोर विंड्स 1897। फ्रेंड्स आपको बताते हैं फ्रॉम द फोर विंड्स जो है शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है और उसमें से यह लाइन निकाला गया है, बर्न इट एंड यू विल बी ओब्लाइज में। और आपको बताते हैं यहाँ जॉन गाल्सवर्दी जो है ना, जॉन सेंट जॉन के नाम से यह वर्क लिखे हैं, फ्रॉम द फोर विंड्स 1897। द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न पब्लिसिटी, ध्यान रखिएगा, मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, किसे बोला जाता है, इम्पैक्ट पड़ता है किस पर, शो का। द शो 1925 में पब्लिश होता है, ध्यान रखिएगा, एक प्ले है, ट्रेजेडी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी है, पब्लिसिटी यानी मॉडर्न पब्लिसिटी ऑन प्राइवेट डोमेस्टिक ट्रेजेडी, द शो 1925। इसका थीम खूब पूछता है फ्रेंड्स जॉन गाल्सवर्दी के बारे में, ठीक है, इनके वर्क के बारे में। A turning point in the life of Galsworthy came with the publication of The Man of Property. The Man of Property जो वर्क है ना, एक टर्निंग पॉइंट रहा है इनके जीवन में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन स्ट्राइफ, द स्ट्राइक टेक्स प्लेस एट ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स। फ्रेंड्स स्ट्राइफ में जो 1909 में आया था, द स्ट्राइक जो हड़ताल होता है वो कहाँ होता है, ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स में। कभी कभी इसमें स्पेलिंग गलती करके दे देता है ऑप्शन के रूप में, तो वो है ट्रिनार्था टीन प्लेट वर्क्स, इसमें स्ट्राइक चलता है। और स्पेशली यह एक लड़ाई है लेबरर और कैपिटल्स के बीच में। लीडर्स ऑफ द लेबरर्स इन स्ट्राइफ, अब देखिए डेविड रॉबर्ट्स जो लीडर है किसका, लेबरर्स का, जितने भी लेबरर्स हैं ना, श्रमिकों का जो लीडर है वो डेविड रॉबर्ट्स है। हु सफर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस, जस्टिस आया था 1910 में और कह रहे हैं कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट वो अकेले सफ़र करता है, अकेले जेल जाना पड़ता है, वो कौन है, फाल्डर है। जस्टिस 1910। द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल थ्रू इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड अ वोमेन इज द थीम ऑफ, तो कह रहा है कि द ग्रोथ ऑफ एन एडोलेसेंट गर्ल, यानी एक किशोरी लड़की रहती है, थ्रू द इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट इनटू अ लवर एंड वोमेन इज द थीम ऑफ जॉय। जॉय आया था फ्रेंड्स 1909 में और जॉय और डिक मेर्टन की कहानी है, मैं आगे बताता हूँ आपको। इन द प्ले जॉय, ए गर्ल हु इज सीनियर बाई 3 years लव्स जॉय ऑफ 17। अब देख लीजिए, अपने से जूनियर बच्चे से, यानी 3 साल का जूनियर है कौन, जॉय, डिक मेर्टन है वो लड़की, कह रहा है कि इन द प्ले जॉय। देखिए बड़ा कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। डिक मेर्टन जो है लड़की है जो जॉय से 3 साल बड़ी है, और जॉय कितने का है, 17 साल का है जॉय, उससे डिक मेर्टन प्यार करती है, और प्ले का क्या नाम है, जॉय है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। पुलिस इंस्पेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स, सिल्वर बॉक्स की बात करते हैं तो 1906 आएगा, और इसमें जो स्नो है ना फ्रेंड्स वो पुलिस इंस्पेक्टर है। वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू, ये मैच ने बोला है स्ट्राइफ में, स्ट्राइफ में मैच ने बोला है वेटिंग एंड वेटिंग दैट इज व्हाट अ वुमन हैज़ टू डू, दैट इज कैपिटल ऑफ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट लाइन है गाल्सवर्दी में, कह रहे रॉबर्ट्स ने बोला है, डेविड रॉबर्ट्स स्ट्राइफ में, दैट इज द कैपिटल ऑफ वाइट फेस्ड स्टोनी हार्टेड मॉन्स्टर। मास्टर्स आर मास्टर, मैन आर मैन। एंथोनी जो है वो जो मालिक रहता है फ्रेंड्स ट्रिनार्था कंपनी का, वह कहता है कि मास्टर्स आर मास्टर्स एंड मैन आर मैन, मालिक मालिक होते हैं, लोग लोग होते हैं। एंथोनी ने बोला स्ट्राइफ में। ए वोमेन डेड एंड द 2 बेस्ट मैन बोथ ब्रोकन, कह रहा है कि एक औरत मरती है और 2 लोग अच्छे लोग जो हैं टूट जाते हैं। स्ट्राइफ में ही है, ए हार्नेस ने बोला है इस लाइन को, ध्यान रखिएगा। लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये जॉन गाल्सवर्दी का इंपॉर्टेंट लाइन है, लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन। जेम्स हाउ ने बोला है जस्टिस में, ठीक, 1910। गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड इम्पार्शियल जुडिशियल, ये स्टेटमेंट है
विलियम हारोल्ड का गाल्सवर्दी के बारे में, गाल्सवर्दी इज बाय नेचर कोल्ड इम्पार्शियल जुडिशियल। हारोल्ड, विलियम हारोल्ड ने गाल्सवर्दी के ऊपर कमेंट किया है। गाल्सवर्दीज आइडिया ऑन ड्रामा कैन बी फाउंड इन, जो आइडिया है ड्रामा पर, जो आइडिया है फ्रेंड्स, वो कहाँ पाया जा सकता है? द इन ऑफ ट्रांजिक्युलिटी। और द इन ऑफ ट्रांजिक्युलिटी है क्या? तो कलेक्शन ऑफ एसेस है, कलेक्शन ऑफ एसेस है द इन ऑफ ट्रांजिक्युलिटी बाई गाल्सवर्दी। गाल्सवर्दी वाज द सन ऑफ लॉयर, सॉलिसिटर जनरल के बेटे थे, लॉयर के बेटे थे गाल्सवर्दी। वैल्यू ऑफ सिगारेट बॉक्स, सिल्वर बॉक्स में जो सिगारेट बॉक्स था उसकी कीमत पूछ रहा है भाई साहब कितना है? तो 5 पाउंड्स एंड 10 सीलिंग्स, ध्यान रखिएगा 5 पाउंड और 10 सीलिंग्स उसकी कीमत थी, किसकी? सिगरेट बॉक्स की। म्यूट सीन एंड ट्रायल सीन किस में आता है? तो जस्टिस में 2 सीन हैं, एक म्यूट सीन है और एक ट्रायल सीन है। जस्टिस 1910 बाई गाल्सवर्दी। ठीक, अब चलते हैं कुछ और देख लेते हैं लिटरेरी टर्म्स या वोकैब से संबंधित। कह रहा है कि पर्सन लिविंग एट द सेम टाइम, तो कंटेम्परेरी बोलते हैं, समकालीन जिसे हम कहते हैं। वन हु लुक्स डार्क साइड ऑफ थिंग्स, जो वस्तुओं को निराशापूर्वक देखे वो पेसिमिस्ट कहता है। पेसिमिस्ट निराशावादी जिसे हम कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है? आशावादी होता है, ठीक है। पेसिमिस्ट, पेसिमिस्ट भी थॉमस हार्डी पेसिमिस्ट ही राइटर थे। स्पोकन आर डन विदाउट प्रिपरेशन, कुछ भी करिए बिना प्रिपरेशन का, वो एक एक्सटेम्पोर कहलाता है OWS के तहत। आगे बढ़ते हैं। एन इंस्टीट्यूशन फॉर द केयर ऑफ पीपल हु आर मेंटली इल, जो दिमागी रूप से बीमार रहते हैं उनका देखभाल कहाँ होता है? वो एसिलम होता है, ठीक। कार्पेडिम का मतलब क्या होता है? सीज द डे। ये 2021 वाले क्वेश्चन में पूछा था, कार्पेडिम का मतलब सीज द डे। कुछ फॉरेन फ्रेजेज हैं, देख लीजिए। साइन क्वा नॉन, साइन क्वा नॉन का मतलब क्या है? इनडिस्पेंसेबल। क्या होता है? इंडिस्पेंसेबल, ठीक है। एंटोनिम ऑफ एलआरसीटी, एलआरसीटी का मतलब होता है हेसिटेशन, हेसिटेशन मतलब हिचकिचाहट। एंटोनिम ऑफ बेलिग्रेंट, तो बेलिग्रेंट का मतलब एकदम उग्र हो सकता है, और पीसफुल मतलब शांत। सिनोनिम ऑफ टुमुल्टस, टुमुल्टम इसका मतलब भी देखिएगा, टुमुल्टस वायलेंट, और इटोस का मतलब होता है उग्र, ठीक है, वायलेंट। सिनोनिम ऑफ इनविंसिबल, इनविंसिबल तो जिसे जीता ना जा सके, अजेय होता है, अनकंकरेबल हो जाता है। फाइंड आउट द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, तो रिम्यूनरेशन, ये इसका स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, रिम्यूनरेशन। चूज द वर्ड विच इज करेक्टली स्पेल्ड, एक्यूरेंस, यह भी अक्सर पूछा जाता है एक्यूरेंस। तो 2 शब्द मैं लिख रहा हूँ, रिम्यूनरेशन और अक्यूरेंस, CCR। हु रोट मेटाफिक्शन, अब देखिए इंग्लिश लिटरेचर की बात करते हैं। मेटाफिक्शन किसने लिखा है? पेट्रिसिया वाघ ने लिखा है मेटाफिक्शन। द अल्केमिस्ट इज नॉवेल बाई पाब्लो कोएल्हो, फर्स्ट पब्लिश इन द ईयर 1988। तो कह रहा है कि ऑल द अल्केमिस्ट जो है एक नॉवेल है पाब्लो कोएल्हो के द्वारा, 1988 में पब्लिश होता है। कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिक्स, तो कह रहा है कि जो कैम्ब्रिज स्कूल है ना फ्रेंड्स, एक ग्रुप है जो 20th सेंचुरी के क्रिटिक्स को रेफर करता है। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, FOS है, यानी फिगर ऑफ स्पीच है फ्रेंड्स, तो इसमें क्या पर्सनिफिकेशन हो जाएगा, पर्सनिफिकेशन हो जाएगा। अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग। द पुलित्जर प्राइज, ये भी अक्सर पूछा जाता है। द पुलित्जर प्राइज इज अवार्डेड बाय कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क। डन। मैग्नम ओपस क्या होता है? इज एन एथर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क को मैग्नम ओपस बोलते हैं। हु रोट पोइट्री इज पोएटिक डिक्शन, किसने लिखा है कि पोइट्री जो है पोएटिक डिक्शन है? नियो क्लासिकल पोएट्स ने लिखा है, पोएट्स होगा, नियो क्लासिकल पोएट्स ने लिखा है कि पोइट्री जो है एक पोएटिक डिक्शन है। आफ्टर 20 ईयर्स, आफ्टर 20 ईयर्स इज अ फेमस शॉर्ट स्टोरी, किसका फेमस शॉर्ट स्टोरी है? बता देते हैं, वो है कौन? विलियम सिडनी पोर्टर, जिनका नाम है ओ हेनरी। विलियम सिडनी पोर्टर ओ हेनरी के नाम से भी जाने जाते हैं, ध्यान रखिएगा। द गिफ्ट ऑफ द मजाई पढ़े होंगे ओ हेनरी का। द आफ्टर 20 ईयर्स, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। 102 की बात करते हैं फ्रेंड्स। बेलिंदा, बेलिंदा वॉज द हीरोइन ऑफ, किसका है? द रेप ऑफ द लॉक, अलेक्जेंडर पोप का है ना। और बात करते हैं 1712 में आया था, 1712 में। अगर आफ्टर 20 ईयर्स की बात करते हैं फ्रेंड्स, 1906 में आया था, ध्यान रखिएगा 1906 में आया था आफ्टर 20 ईयर्स। और रेप ऑफ द लॉक 1712 में, ठीक है। चलिए, रॉबर्ट साउथी वाज मेड द पोएट लॉरेट, कब बनाए गए थे भाई साहब? तो देखिए 1813 से लेकर के 1843 तक पोएट लॉरेट रहे। 1843 में आफ्टर डेथ ऑफ साउदे विलियम वर्ड्सवर्थ बनते हैं, ठीक है। बायरन हैज़ बीन कॉल्ड द रोमांटिक पैराडॉक्स, देखिए बायरन को द रोमांटिक पैराडॉक्स बोला जाता है, किसको? बायरन को, ठीक। सॉरी, बायरन को क्या बोला जाता है? द रोमांटिक पैराडॉक्स। द मोस्ट पोइटिकल ऑफ पोएट्स एंड नॉन एज अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड, पूछ लेगा ये परफेक्ट सिंगिंग गॉड किस पोएट को बोला जाता है? तो वो हैं शैली। कौन है? शैली। अ परफेक्ट सिंगिंग गॉड किसे कहा जाता है? शैली को कहा जाता है। द पोएट ऑफ ब्यूटी एंड सेंसुअसनेस किसे कहा जाता है? जॉन कीट्स को कहा जाता है। कॉलरिज इज नॉन एज, कॉलरिज को क्या बोला जाता है? इम्प्रेशनिस्टिक, इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म के लिए जाना जाता है कॉलरिज को, ठीक। इम्प्रेशनिस्टिक क्रिटिसिज्म। वाल्ट व्हिटमैन वाज रिवोल्यूशनरी पोएट ऑफ अमेरिका, अमेरिका के रिवोल्यूशनरी पोएट कौन है? वाल्ट व्हिटमैन है। द हैमलेट, ये देखिए द हैमलेट 1940 वाज रिटेन बाय विलियम फॉकनर, मैं इसीलिए लेकर के आता हूँ फ्रेंड्स, कभी क्वेश्चन पूछ दिया ना। हाँ, बात कर लेते हैं। द हैमलेट किसने लिखा है 1940? वो है विलियम फॉकनर, अमेरिका राइटर की बात कर रहे हैं। अब चलिए आगे फिर से। लव इज ब्लाइंड पर्सनिफिकेशन है, FOS फिगर ऑफ स्पीच क्या है? लव इज ब्लाइंड पर्सनिफिकेशन। द टीचर आस्क द जॉन दैट वाई ही वॉज लेट, चूज एन ईरर। फ्रेंड्स आपको बता दें, ध्यान से पढ़िएगा, ईरर चूज करना है इसमें। द टीचर आस्क्ड जॉन दैट, यहाँ दैट नहीं होगा क्योंकि वाई है, और ऐसे वाक्यों में जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं वही कंजक्शन का काम करते हैं, तो हो जाएगा द टीचर आस्क्ड जॉन व्हाई ही वाज लेट, ठीक है। तो दैट नहीं होगा, वाई होगा, वाई कंजक्शन का काम यहाँ कर रहा है। द फादर एज वेल एज द सन्स, तो ध्यान रखिएगा एज वेल एज के साथ जो इधर करता है ना उसी के साथ यहाँ वेयर के स्थान पर वाज का प्रयोग कर देंगे तो हमारा वाक्य सही हो जाएगा। द फादर एज वेल एज द सन्स वाज इन्वॉल्व इन द मर्डर, ठीक है, तो वाज हो जाएगा। गिव मी द बुक, अब यहाँ पर कंजक्शन भरना है, तो कह रहे हैं कि बुक है ना, तो बुक एक निर्जीव चीज़ है, उसके लिए हम विच का प्रयोग कर देंगे, तो हो जाएगा गिव मी द बुक विच आई गेव यू, ठीक, जिसको मैंने दिया था। नाइदर ऑफ देम, यानी उनमें से कोई भी नहीं उपस्थित है, तो इज हो जाएगा, नाइदर ऑफ देम इज प्रेजेंट। आई प्रीफर, फ्रेंड्स ये प्रीपोजिशन है और प्रीफर के साथ हमेशा टू का प्रयोग करते हैं। आई प्रीफर मिल्क टू टी फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक, ब्रेकफास्ट के लिए मैं किसका ज़्यादा प्रीफर का मतलब ज़्यादा पसंद करना, किसको मैं पसंद करता हूँ? तो मिल्क को, किसके अपेक्षा? टी के अपेक्षा। यहाँ देन ना होकर के टू होगा, डन। द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस, वो बिल्ली छिप रही है हमसे, तो फ्रॉम का प्रयोग हो जाएगा प्रीपोजिशन के तहत। सैलेड डेज, ए फ्रेजल वर्ब है या इडियम्स कह सकते हैं। सैलेड डेज का मतलब होता है फ्रेंड्स डेज ऑफ वंस यूथफुल इनएक्सपीरियंस्ड, यानी उन दिनों की बात कर रहा है जब आप नौजवान रहते हैं और जीवन के प्रति जो अनुभव नहीं होते हैं उसको सैलेड डेज बोलते हैं। आप यूथ रहते हैं और जीवन के बारे में आपको अनुभव नहीं रहता है, उसको हम सैलेड डेज बोलते हैं, डेज ऑफ वंस यूथफुल इन एक्सपीरियंस। ब्लैक शिप निकम्मा व्यक्ति बोलते हैं, बैड कैरेक्टर बोल सकते हैं इसे, ब्लैक शिप बैड कैरेक्टर। चलिए पैसिव वॉइस की बात कर लेते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि वन शुड कीप वंस प्रोमिजेस, पैसिव में बदलना है, तो फ्रेंड्स आपको बता दें यहाँ हो जाएगा प्रोमिजेस शुड बी केप्ट, ठीक है। यहाँ 1/1 लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ भी 1 हट जाएगा, हो जाएगा प्रोमिजेस शुड बी केप्ट। चलिए एक और है, समवन हैज पिक्ड माई पॉकेट, तो यहाँ हो जाएगा माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड, बाई समवन लिखने की आवश्यकता नहीं है, माई पॉकेट हैज बीन पिक्ड।
ही सेड टू देम डोंट मेक अ नॉइज, इनडायरेक्ट स्पीच बदलना तो हो जाएगा डोंट मेक ए नॉइज, ये आर्डर दे रहा है तो हो जाएगा ही आर्डर्ड देम नॉट टू मेक ए नॉइज, नॉट टू मेक ए नॉइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाउ स्मार्ट यू आर, ही सेड, कुछ भी हो सकता है, तो आपको बता दें ही एक्सप्लेन्ड दैट ही वाज वेरी स्मार्ट, ही वाज वेरी स्मार्ट। यू नो ही इज़ नॉट डेड सर, करेक्टली पंक्चुएटेड है, इसमें पंक्चुएशन बताना नहीं, ध्यान रखिएगा। यू नो कामा ही इजंट डेड, वह नहीं मरा है, कामा संबोधन है तो सर, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क, इन्वर्टेड कामा बंद। ये करेक्टली पंक्चुएटेड है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। मर्डर ऑफ ए ब्रदर फ्रैट्रिसाइड होता है, ठीक है। मैट्रिसाइड माँ के कत्ल को कहते हैं, पैट्रिसाइड पिता के हत्यारे को बोलते हैं, और होमिसाइड नर हत्या बोलते हैं, रेजिसाइड राज हत्या बोलते हैं, यानी राजा का जो मृत्यु हत्या किया जाता है रेजिसाइड बोलते हैं, ठीक है। फ्रैट्रिसाइड है मर्डर ऑफ अ ब्रदर। चलिए, ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड, जब आप दोपहर में भोजन करते हैं, लंच करते हैं ना, एक हल्का सा नैप आता है, नैप माने झपकी होता है, मन तो करता है सो जाएं, चलिए सो जाते हैं, नैप है। ए नैप आफ्टर लंच इज कॉल्ड सिस्टा, क्या कहते हैं, दोपहर में आराम जो होता है ना फ्रेंड्स, उसी को सिस्टा बोलते हैं, ठीक है। ये रहा आज का वन लाइनर प्रैक्टिस पेपर 15। आई होप लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे, बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर। एक कल की सूचना के बारे में बता दें फ्रेंड्स, कल वीडियो में बनाने वाला था एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा पर, लेकिन उससे पहले जूलियस सीजर पर आएगा, कल वन लाइनर आएगा जूलियस सीजर पर, और उसके बाद एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, ठीक है। बने रहिए विद एग्जाम्पलर CH। बाय बाय, टेक केयर, बूस्ट करते रहिए अपनी पढ़ाई को।